नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में डिजिटल चुनावी प्रचार को धार देने पर रहा जोर। टिकट बंटवारे के बाद डैमेज कंट्रोल को लेकर भी हुआ मंथन। खुद के चुनाव लड़ने को लेकर सीएम ने लगाया फुल स्टॉप। खटीमा विधानसभा से ही लड़ेंगे चुनाव, कहा मेरी जन्म और कर्म भूमि से जनता का मिला भरपूर प्यार। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दल बदल का खेल फिर से तय। सवाल, बगावती तेवरों को कैसे थामेंगे सियासी दल। और कोविड वैक्सीनेशन के लिए आने वाला कॉल आपको पड़ सकता है भारी। प्रशासन की तरफ से जनता के लिए अपील, साइबर ठगों से रहे सावधान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सियासत की करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में कोरोना के चलते बदले हालात में किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर रणनीति तय की गई। इसके साथ ही टिकट बंटवारे के बाद डैमेज कंट्रोल को लेकर कैसे असंतुष्टों को मनाया जाएगा, इसको लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी ने कई मसलों को लेकर चर्चा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और विजय बहुगुणा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। कमेटी का मीटिंग आज संपन्न हुआ है। इसके बाद इलेक्शन कमेटी का मीटिंग है। कोर कमेटी में जो अभी कोरोना का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस संदर्भ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है, और वास्तव में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रूप में हमको संयम भी बरतना पड़ेगा। हमने दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। एक चर्चा की हमने वर्तमान में जो करंट पॉलिटिकल परिस्थिति राज्य में है और उसमें हमारी भूमिका किस प्रकार रहनी चाहिए। दूसरा हमने जो चर्चा की है कि वर्तमान में जो बदली हुई परिस्थिति है और बदली हुई परिस्थितियों में हमारा जो चुनाव प्रचार होगा, हम जनता के बीच में जो जाएंगे उसमें जाने का क्या प्रकार और अच्छा हो सकता है। इन दो बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति साफ कर दी है। सीएम ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा कि वो खटीमा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनकी कर्म और जन्मभूमि है और यहाँ की जनता से उन्हें भरपूर प्यार मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहाँ की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टी का आदेश अंतिम है। कि टिकट को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं अगर टिकट ना मिले तो कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं। जिसमें से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की पूर्व विधायक सरिता आर्य इसमें शामिल है, जो भाजपा में शामिल हो सकती है। सरिता आर्य का कहना है कि कांग्रेस में टिकट की मांग कर रही है। अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। नहीं, अभी तो पार्टी में ही है। देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का अपना निर्णय है, उनके मामले में मैं कोई बात नहीं कहूँगी। लेकिन टिकट वितरण जब तक ऐसी होंगे तो तब तक आना जाना दोनों पार्टियों का लगा रहेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों को छोड़कर सभी सियासी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अगर बात इन दो पार्टियों की जाए तो दोनों ही सियासी दल जो हैं वो बड़े स्तर पर हैं। अब बात प्रत्याशियों के ऐलान की करें तो अब तक दोनों में से किसी पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। दोनों ही पार्टी काफी गहन मंथन में लगी है। जाहिर है कि दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद टिकट से वंचित नेताओं के दल बदल की संभावना हो सकती है और इसे नकारा नहीं जा सकता। 2022 की बिसात में आज हम इसी पर आधारित अपनी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर काफी गहन मंथन कर रहे हैं, तो टिकट मिलने की उम्मीद में बैठे प्रत्याशियों को भी इंतजार है कि कब हाईकमान से हरी झंडी मिले और कब उनकी बेचैनियां कम हो। अगले कुछ दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में टिकट न मिलने वाले नेताओं का दल बदल की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए दोनों ही दल इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं।
चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनने की स्थिति में ऐसे नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी का भरोसा दिया जा रहा है। दल बदल के मोर्चे पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी मानी जा रही है। इसका कारण ये भी है कि पिछली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के ऐलान का रह गया है। इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है, लिहाजा इस बार हर राजनीतिक दल को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है और डोर टू डोर कैंपेन में हर पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। भाजपा का दावा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही बहुत मजबूत हालत में खड़ी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते उनका अपना कैडर है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि हर चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनने को तैयार है। ये बात सही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थोड़े वक्त पहले सोशल मीडिया में सक्रियता कम रही, मगर वर्चुअल मोड में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज एक्टिव हो गई है। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और अभी हमने बूथ कमेटियों का गठन किया है। बूथ वाइज हमारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और 5-5 आदमी अगर वर्चुअली पहले भी लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे और कांग्रेस हमेशा डोर टू डोर में आगे रही है। भाजपा अपना बूथ मैनेजमेंट पहले से ही मजबूत करती आ रही है। बीजेपी ने इससे पहले बूथ को लेकर कई अभियान भी चलाए हैं, जिसमें बूथ जीता चुनाव जीता अभियान प्रमुख रूप से शामिल रहा। अब देखना यही है कि क्या कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी उत्तराखंड में अपना परचम दोबारा लहरा पाती है या फिर खुद को कार्यकर्ताओं की फौज कहने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में भाजपा को पटखनी देती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज स्थित कंट्रोल रूम में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। सभी अधिकारियों की मतदान के दौरान और मतदान के बाद क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसकी जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 20 जनवरी के बाद सभी पोलिंग अफसरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान से पहले और मतदान के दौरान और मतदान के बाद सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है, उसके लिए हम लोगों ने विस्तृत रूप से उनको ट्रेनिंग दी है और ये प्रथम इनकी ट्रेनिंग थी और 20, 21, 22 से हमारे जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी। कोविड वैक्सीनेशन डोज लगवाने के लिए अगर आपको भी कई तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं तो आपको भी जरा सावधान होने की जरूरत है। जी हां, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर साइबर ठगी का आप अंजाम भुगत सकते हैं। देहरादून में पुलिस के सामने 3 अब तक ऐसे मामले आ चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि इन तीनों ही शख्स की अपनी सूझबूझ के चलते ये साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी ओटीपी पूछने के नाम पर या इस तरीके से वो बूस्टर डोज लगने के लिए फ़ोन करते हैं और बूस्टर डोज लगाने के एवज में ओटीपीज जो आते हैं उन ओटीपीज को पूछते हैं और वो अकाउंट से लिंक होते हुए पैसा निकालने की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा अवेयरनेस चलाया गया और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के नेट्स हैं उन सबको इसके बारे में प्रचार प्रसार अपने तहत किया, तो उससे कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें कि बचाव हो सका। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं देहरादून कोविड का हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले उभरकर सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान मौके पर पहुंचे।
देश में पावर ऐप के जरिए हुई सबसे बड़ी 500 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी में जेल में बंद 7 आरोपियों को उत्तराखंड एसटीएफ देहरादून लाने के लिए तैयारी कर रही है और इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही न्यायालय को आरोपियों की रिमांड लेने के बाद बी वारंट के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ठगी के तार सीधे चीन से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने 2020 में कोरोना संकट के दौरान पावर बैंक ऐप के जरिए धनराशि को 15 दिन में 2 गुना करने का लालच दिया था। लगभग 13 संदिग्ध अभियुक्त थे, उनको देखा था, जो जिनकी संलिप्तता इन पावर बैंक ऐप्स जो भी थी केसेस में पाई गई थी। जिस क्रम में हमने 6 संदिग्ध अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया है और बाकी 7 अन्य संदिग्ध अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ अलग अलग हमने नोटिस तामील करा रखे हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी सहित कई संत अनशन पर बैठ गए हैं। संतों का कहना है कि जितेंद्र नारायण त्यागी को रिहा नहीं किया गया तो वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नारसन बॉर्डर से पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने के बाद देर शाम कोर्ट में पेश किया था, लेकिन कोर्ट से बेल न मिलने के बाद उन्हें जिला कारागार यानी कि हरिद्वार भेज दिया गया। विधि में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये मान के चल रहे हैं कि न्यायालय हम ऐसा नहीं करेगा। फिर भी यदि शासन ने कुछ ऐसी पैंतरा बदला अपना तो उसका परिणाम गंभीर होगा और ये सत्याग्रह फिर चलता रहेगा। संतों के ऊपर जो राष्ट्रवाद की बात पानी ढूंढ रहा था हमारा करने पर सरकार ने एफआईआर और मुकदमा दायर किया है, ये गैरकानूनी है और संतों का अपमान है और संतों का नहीं, ये पूरे सनातन हिंदू धर्म का अपमान है। हरिद्वार के जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर को धमकी भरा पत्र मिला। इससे पहले जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर को दिल्ली में उन पर फायरिंग हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर हरिद्वार एसएसपी का कहना है कि संज्ञान को मामले में ले लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। देहरादून में कोविड वैक्सीनेशन की कीमत वसूलने पर सीएमओ ने 11 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कार्यवाही करते हुए पोर्टल बंद करने की भी अस्पतालों में बात कही जा रही है। टीकाकरण बंद भी करा दिया गया है। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में 300 रुपए से 950 रुपए प्रति टीका लोगों से वसूला गया है। हमको कुछ शिकायतें मिली थी कि जो वैक्सीन हमने प्राइवेट अस्पतालों में भेजी है उनके कर्मचारियों के लिए प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए वो लोग उसका इस्तेमाल पैसा लेकर के प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी अस्पतालों को नोटिस दिया और उनका जो हमने सेशन साइट्स थी उनको बंद कर दिया। देहरादून आईएसबीटी के पास अचानक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आपको बता दें कि कार धूं 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 कर जलती रही। हालांकि समय रहते बामुश्किल वाहन चालक ने अपनी जान को बचाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। विधानसभा चुनाव ड्यूटी के मद्देनजर आरटीओ विभाग वाहनों का अधिग्रहण करने में जुट गया है। देहरादून में आरटीओ विभाग अब तक करीब 200 से ज्यादा गाड़ियां अधिग्रहण कर चुका है। जानकारी ये है कि ड्यूटी में लगे वाहनों का किराया इस बार बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास ऐसे कई गाड़ियों के नंबर थे जो बकायेदार के इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के नंबर भी थे। उन सबको कम करने के पश्चात इस वक्त हमारे पास 12 से 13 हजार बकायेदार रह गए। लक्सर में अवैध खनन के चलते 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया। एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा है कि क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में डिजिटल चुनावी प्रचार को धार देने पर रहा जोर। टिकट बंटवारे के बाद डैमेज कंट्रोल को लेकर भी हुआ मंथन। खुद के चुनाव लड़ने को लेकर सीएम ने लगाया फुल स्टॉप। खटीमा विधानसभा से ही लड़ेंगे चुनाव। कहा, मेरी जन्म और कर्म भूमि से जनता का मिला भरपूर प्यार।
बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दल बदल का खेल फिर से तय। सवाल, बगावती तेवरों को कैसे थामेंगे सियासी दल। और कोविड वैक्सीनेशन के लिए आने वाला कॉल आपको पड़ सकता है भारी। प्रशासन की तरफ से जनता के लिए अपील, साइबर ठगों से रहे सावधान।